वेलकम वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। सैफान खान और अली नासिर मेरे साथ मौजूद हैं। दे विल बी को एंकरिंग। ऑपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे, साथ साथ प्ले कार्ड्स भी उठाए थे। बजट की एक अहम बात यह है जो कि सियासी तौर पे, क्योंकि अब 8 बज गए, थोड़े से सियासी पहलू पे भी नजर डालें। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से हुकूमत की हमायत नजर आई, क्योंकि कुछ अरसे कबल इस बागी ग्रुप ने बाकायदा धमकी दी थी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो बजट में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। लेकिन आज ये ग्रुप हुकूमत के साथ खड़ा दिखाई दिया। बजट से एक रोज़ कबल DGFIA वाजिद ज़िया को हटा दिया गया था और आज जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज कहते हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल गया है। लेट्स वॉच राजा रियाज। जहांगीर तरीन हमारा पहले दिन के मौक़िफ़ था कि हम तरीक़े इंसाफ में हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान हमारे लीडर हैं और हमने पहले दिन से एक ही चीज़ कही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें आज इंसाफ मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर इंसाफ को आप NRO कहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, इस बारे में कुछ नहीं। आवाम क्या कह रही है उससे बात करेंगे। फिर ऑन अब्बास वफी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपकी सब्सिडीज, आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस अगर कोई है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन हमें सबसे अहम सवाल ये बता दें कि राजा रियाज को कौन सा इंसाफ मिला है। अगर आप पिछले कोई 6 महीने से टोटल राजा रियाज साहब की तमाम स्टेटमेंट्स को देखें तो उसको कोई एक सीरीज़ ऑफ मतलब जो उनके मोमेंट्स हैं ना, वो कोई एक जैसे नहीं रहे। जज्बात में भी आए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहे, कभी ज़्यादा ठंडे भी रहे। आई मीन इट्स जस्ट मिक्स फीलिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अब उसको प्रेडिक्ट करना कि वो अगले लम्हे क्या कहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं बारहा और तमाम PTI के हम स्पोक्स पर्सन बड़ा क्लियरली कहते रहेंगे कि जितने भी दोस्त थे जो कि तरीन साहब के साथ पहले डिनर से लेके और आज सुबह पेशी तक नज़र आए, उनमें से जब भी हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हम पार्टी की रेड लाइन को क्रॉस करेंगे। और रेड लाइन यकीनन ये मॉनेटरी बजट भी था कि इसमें वो क्या करेंगे। एंड मुझे कभी भी उसमें, मैं इत्तेफाक की बात है कि आज से 3 दिन पहले एक दोस्त से बात कर रहा था, वो MP था, तो मैंने से पूछा भाई बजट पेश होने वाला है, कोई आपकी तरफ से कोई इशू? उन्होंने कहा जी इशू तो कभी भी नहीं था। एंड वेरी फ्रैंकली आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने ये भी कहा कि तरीन साहब ने तो हमें बड़ा क्लियरली कहा है कि कभी थ्रेटनिंग की पॉलिसी यकीनन मत अख्तियार कीजिएगा। ये ना हो कि आप वो लाइन क्रॉस कर जाए जो कि पार्टी की लाइन ना हो। लेकिन मैं दोस्त हूँ, मुझे दीवार से मत धकेलो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये सब थ्रेट्स नहीं थी। और आपने कहा कि राजा रियाज साहब की स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये तो बड़ी परेशान कौन बात है कि आपके लीडर पार्टी के अंदर ऐसे हैं जिनको आप खुद कह रहे हैं कि उनका कुछ पता नहीं, आज कुछ कह दें, कल कुछ और कह दें, शाम में कुछ और कह दें। मैं वो लीडर तो खैर नहीं है, राजा रियाज साहब हमारे कुलीग हैं जी, जिस तरह हम सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब अगर मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं, राजा रियाज साहब इज जस्ट लाइक हमारे कुलीग की तरह है जी, ऑब्वियसली। So how do you differentiate between a colleague and a leader? लीडर कौन है? जहांगीर तरीन लीडर हैं कि वो भी मतलब और पार्लियामेंटेरियंस ही, ही इज एन MNA, तो हम सारे सेनेटर हैं। तो मैं बाजू का स्पारा फॉर मोमेंट में अगर कोई ऐसी बात कर जाऊं जिसका कोई मतलब ना हो तो मेरे बाकी सारे दोस्त उसको यकीन डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सो एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड मोमेंट्स आते हैं। But more than 30 members of your party were being led by राजा रियाज। राजा रियाज उनको बकायदा लीड तो कर रहे हैं। उनका सबका पॉइंट, पर उनका सब नॉट एट ऑल बीबी, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि राजा रियाज और नज़ीर चौहान की जो स्टेटमेंट्स हुआ करती थी लाहौर से या इस्लामाबाद से, उनको बाकी लोग कभी भी टो नहीं कर रहे होते थे। और जब नज़ीर चौहान का इशू बना था आज से 2 हफ्ते पहले, तो मैंने 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया लाहौर में। मैं कहा यार सियासत में और ये जो लाइन टो करने हैं इसमें आपको कैसे डिफरेंट? उन्होंने कहा जी इससे हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक ज़ातियात के इशू आ जाते हैं। सो जो लोग इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे होते हैं उनको ये बाकी जो 20, 22 या 30 जितने भी हमारे दोस्त या रुफका हैं वो उस लाइन को टो नहीं कर रहे थे। उनमें एक चीज़ जो तमाम में एक जैसी थी वो ये था कि वो सारे तरीन साहब के साथ एक हमदर्दी रखते थे, जो कि उनका एक राइट भी था कि दोस्ती यारी ताल्लुक निभाना, क्योंकि पॉलिटिक्स में किसी के शामिल कराने में या किसी आज़ाद को हमारी गवर्नमेंट बनाने में तरीन साहब का वहाँ रोल रहा होगा। लेकिन जब किसी ने एक्सट्रीम पोजीशन ली, चाहे वो राजा रियाज साहब ने ली या नज़ीर चौहान ने ली, उस लाइन को
उसको किसी ने टो नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि उस लाइन को खासतौर पर नज़ीर चौहान की लाइन को कभी तरीन साहब ने भी शायद टो किया होगा। सो उसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से उसको देखना पड़ेगा जी। राइट, सो आई होप राज रियाज साहब से हम पूछ सकें कि आज उनको कौन सा इंसाफ मिला है। दूसरी जानिब इस वक्त महंगाई अवाम का सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रही है। मौजूदा हुकूमत को इस मैदान में अभी तक नाकामी का सामना है। कुछ लोगों से आज हमने बात की, उनको भी जरा देख लीजिए। बहुत सुबह में दुकान पे जाते हैं तो रेट और होते हैं, शाम को जाते हैं तो रेट बढ़े हुए होते हैं। गरीब आदमी कहाँ से इतना फोल्ड करेगा? तो क्या करेगा? गरीब तो मर गए। इसी हिसाब से महंगाई पे कंट्रोल करें ताकि उसमें जो है थोड़ा बचत हो जाए गरीबों की। अब आप बिजली का बिल का देखें ना, अभी कहा गया है कि जो है ना 37 रुपये फ़ी यूनिट के अंदर इजाफा किया जा रहा है, यानी कि 105 अरब रुपए का आवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है मजीद। कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि आम इंसान जो रोज़ का 600-700 रुपये 400 रुपये कमाने वाला है वो क्या करेगा? अपने घर लेके जाएगा, वो 400 रुपये में से कमा के अपने खाना पीना करता है, और वो ये दिहाड़ी भी ना कमाए तो उसका घर का कैसे चलेगा? महंगाई के हवाले से बोलना क्या है? जीने के आवाम को छोड़ा है, जिंदा रहने के लिए कुछ छोड़ा है इन लोगों ने। महंगाई का ख़त्म ही किया हुआ है लोगों को बस। ये जो गरीब तबका है, जो यहाँ पे मिडिल क्लास वाले हैं, इनको थोड़ा सा रिलीफ दें। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इवन रमज़ान एक इतना अच्छा महीना है, इसमें भी हम लोगों ने ना शॉपिंग की है, ना ही कुछ ऐसा कुछ खाया है कि सुकून से हम खा लें। अगर हुकूमत इसके ऊपर बजट के ऊपर आके कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज ले आए कि महंगाई को कंट्रोल कर सके तो हो सकता है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले साल अच्छे हो हमारे। महंगाई भी बढ़ रही है, दूसरा कोरोना की वजह से बिजनेस भी हर तरह से मुश्किल में आ रहे हैं। जो मिडिल क्लास था वो लगता है ख़त्म हो रहा है, एक टॉपर क्लास रह गया। और बिल्कुल सैफान खान, एक तरफ तो गवर्नमेंट को बाकायदा मसाइल का तो सामना है, इसमें कोई शक नहीं, ना उनके पास मेजॉरिटी 2/3 है, उनके साथ एलाइज भी हैं, अपने ही पार्टी के अंदर भी हमने देखा कि चपकलिश चलती रही। और मेन जो मसला है इस वक्त आवाम का, उधर फोकस किस तरीके से कर सकती है पॉलिटिकली तौर पर इतनी ज़्यादा डाइवर्ट जिसकी अटेंशन हो हुकूमत की? एग्जैक्टली बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है फरिया ये, क्योंकि हमने जिस तरह देखा है ये बजट भी इस वक्त अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बार बार यही कहा कि हम अपना गियर चेंज करने जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। तो इसी वजह से क्योंकि आवाम की तवक्कात बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आवाम तवक्कात क्या फ्रस्ट्रेशन में बढ़ चुकी है। कुछ देर कबल मैंने एक सर्वे का जिक्र किया था, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, जो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट सर्वे है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है, जिसके मुताबिक तकरीबन 16.4% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिसमें फूड इनसिक्योरिटी है। अच्छा, इस सर्वे में एक जिक्र है जो 33% हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस टू इंटरनेट। मैं इंटरनेट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम क्योंकि ट्रांसमिशन में हैं और मैंने देखा है उनके कुछ ट्वीट्स के जरिए क्लैरिफाई तो हो गई ये बात, क्योंकि फाइनेंस बिल में एक 5 रुपये पर GB डेटा, इंटरनेट डेटा के ऊपर जो इस वक्त है FED की बात की गई है। तो आई आस्क, अगर मैं पूछ सकूँ उन साहब से, क्योंकि ये हमने देखा है आपने सोशल मीडिया पे तो कुछ मिनिस्टर से क्लैरिफाई किया, दिस हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उन साहब, अगर आप इसको प्लीज़ ऑन एयर भी हमें बता सकें कि ये फाइनल ड्राफ्ट में आएगा या नहीं आएगा, इसका अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है नहीं दिया है जो बिल में लिखा हुआ है। ओन साहब गालिबन हमारा राब्ता इस वक्त और प्लानिंग मिनिस्ट्री ने प्लान करके इसमें भेजी थी। अच्छा, मेजॉरिटी में जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह जो प्लान भेजा गया था उस वक्त वो रिकमेंड कर रहे थे कि जी 15% तक तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि लेकिन हमारा क्योंकि 8% से ज़्यादा GDP का लॉस एक्सपेंडिचर में नज़र आ रहा था, तो वो उस वक्त 10% अप्रूव हुआ था। सो बहुत सारी चीज़ें अप्रूव करके भेजी गई हैं। आने वाले दिनों में इस पर कुछ चीज़ों के ऊपर रिव्यू के लिए अभी प्लान रखा गया है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ फाइनेंस की, असेंबली वाली, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों इस पर रिव्यू करेंगे। सो आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीली की जा सकती है जिसमें ये FED के बारे में भी बात होगी। सो अभी तो इसके ऊपर फाइनल नहीं हुआ। जो थोड़ी आवाज आपकी शुरू में गई थी, साहब आप ये कह रहे हैं कि ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, फाइनली उन पे जाना था, ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि ये अप्रूव नहीं हुआ है, ये फाइनेंस बिल में है और ये जो ये अप्रूव नहीं हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ये लिख दिया गया है, अप्रूव नहीं है, ये नहीं करती उस वक्त तक आपका फाइनेंस बजट अप्रूव नहीं होगा। सो तो जी मैं यही कह रहा हूँ कि जी अभी बहुत सारी चीज़ें जिस पर अपोजिशन का एतराज़ होगा, स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारे जो हमारे अरकान हैं जिसमें अपोजिशन के दोस्त भी होते हैं वो एतराज़ करेंगे, तो अभी बहुत सारी तरमीम हो सकती हैं। सो वो देखेंगे आने वाले अगले 2 हफ्ते में मुसलसल जब बहस चलेगी, जब उसमें से फाइनल बिल अप्रूव होकर आएगा असेंबली में अप्रूवल होने के लिए, उस वक्त आपको सही अंदाजा हो सकेगा कि कौन सी FED और कौन सी ड्यूटीज़ एग्जिस्ट करेंगी और किस में कौन सा थोड़ा सा रिव्यू किया जा सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी सैफान के क्वेश्चन की वजह से हमारे सामने आया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी रिव्यू होना है। एक नज़र
पर हम क्विकली डाल देते हैं आमदनी से कैसे मुतासर होता है आम आदमी। एक पाकिस्तानी अपनी आमदनी का औसतन 34.5% खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है, 26.6% मकान के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिलों और ईंधन पर खर्च होता है, 8.6% कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर, तकरीबन 7% होल्डिंग, तकरीबन 6% नकलो हमल, 4% से जायद घर की तज़ीन और आराइश और मुरम्मत, 3.8% तालीम और 2.7% सेहत पर खर्च करता है। हालिया महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह फूड इन्फ्लेशन यानी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा था और पाकिस्तान में माली साल 2018 और 2019 में महंगाई की शरह मजमूई तौर पर 6.8% रिकॉर्ड की गई। 2019 और 2020 के अख्ताम पर महंगाई बढ़कर 10.7% की शरह तक पहुँच गई। ये वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम तनख्वाहों से इस गैप को पूरा करेंगे। आज जो फिगर्स दिए गए हैं, क्या ऐसा हो सकेगा? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपको अवाम की आवाज़ भी दिखाई और जो हुकूमत ने कहा है कि हमने अवाम 2 स्टेप्स लिए हैं, उनका क्या असर होगा। आज़मा बुखारी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। PMLN का क्या मौक़िफ़ है आज के बजट पर? बहुत शुक्रिया फ़रीहा। ये तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान के कौन से कोने का जहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है जिसका नक्शा जो है वो वज़ीर ख़जाना साहब खींच रहे थे, ये वाला पाकिस्तान कहाँ होता है, हमें ये पाकिस्तान नज़र ही नहीं आया। मतलब इनकी अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत फितरतन तो झूठी थी ही थी और इमरान खान साहब यू टर्न लेने को फ़ख्र भी समझते हैं, लेकिन पहले ही आपको याद है कि पहले साल में भी इन्होंने जो है वो झूठ बोला। तरक्की जो है वो 3.3% कही और जो बाद में 1.9% जो है वो बाद में समझ में आई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इनकी इन फिगर्स को, इस सब को कौन बिलीव करेगा। और ये वैसे ही झूठे हैं, हमेशा से झूठे हैं। अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इकनॉमिक सर्वे जो कल जो है वो हुकूमत का पेश किया गया, उसके अंदर कहीं पर भी पिछले 3 साल के आप इकनॉमिक सर्वे या इनकी डिटेल्स निकाल के देखिए, कहीं पर ना ये अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देते हैं और ना कहीं गुर्बत के फिगर्स देते हैं। और कल भी हमने जो इकनॉमिक सर्वे है, PMLN की जो पूरी टीम है, उसने बहुत क्लोजली उसको पढ़ा भी, उसको रिसर्च भी किया। हमें ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी कोई फिगर्स नज़र आए, ना गुर्बत के नज़र आए। सो इन लोगों का आम आदमी के प्रॉब्लम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की हैं, पहले इन्होंने कहा कि जी वो हमने वेजेस जो है वो बड़े बढ़ा दिए हैं और लोगों की जो है वो उसके अंदर बहुत इजाफा हुआ है, जो गलत है, बिल्कुल सरियन गलत है। जो रियल वेजेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जो प्रूव हुई हैं, इन्होंने ये जो कह रहे हैं कि हमने वेजेस बढ़ाई हैं वो गलत है। इन्होंने -12% उसके अंदर कमी हुई है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि PMLN ने अपने दौर में इसमें जो है +4% का इजाफा किया था। तो जो ये रियल वेजेस वाला जो ड्रामा है, आपने कल हमाद अजहर का ट्वीट भी देखा होगा, इनका सारा प्रोपेगेंडा जो है नेक्स्ट वो ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा हो गई। अब आपने अभी, मैं नहीं देख सकी, आपने जिन लोगों के साथ सर्वे दिखाया और वो किया, उनमें से मुझे बताइए कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये इन सब लोगों के जख्मों पे नमक पाशी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि हमने तो वेजेस बहुत बढ़ा दिए हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बढ़ गई है, और ये लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आपने महंगाई में जो है वो 200% इजाफा कर दिया और सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में अपने 3 साल को इजाफा नहीं किया। इस साल आपने 10% इजाफा किया और आपको ये पता होगा कि जिस वक्त बजट पेश हो रहा था उस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे के बाहर जो है एहतजाज कर रहे थे। और यही सूरत हाल पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी की है। अब 3-4 चीज़ें हैं। अब इन्होंने कहा कि जी वो मेसन्स और ये जो बाकी कारपेंटर और ये जो है इनकी जो वेजेस है उसमें इजाफा हो गया है। मुझे ये बताइए, कोई इनसे पूछ के बताए कि क्या मेसन्स और ये जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, जिनकी कह रही है वेजेस में इजाफा हो गया, क्या उनको रोज़ उजरत, उनको मुलाजमत मिल जाती है? क्या वो रोज़ जो है उनको काम मिलता है और वो जो है वो काम जो है वो करके रोज़ जो है वो कमा के घर ले जाते हैं? ये तखल्लियाती किस्म की हुकूमत है, झूठ की हुकूमत है और ये वही कर सकते हैं। आम आदमी के प्रॉब्लम से इनका कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताइए, बार बार कहते हैं कि जी वो डॉलर महंगा होने से महंगाई बढ़ गई, वो हो गया। पहला तो सवाल ये है कि क्या सब्जियां जो हैं वो डॉलर से खरीदी जाती हैं?
जो हमारे मुल्क में अनाज जो है, गंदम, इन्होंने पिछले साल भी कहा था बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप हुई है तो हमारे मुल्क में गंदम की जो अगर बम्पर क्रॉप है तो आटे की कीमत में कमी क्यों नहीं होती? अगर गन्ने की बम्पर क्रॉप है तो चीनी 120 रुपए क्यों मिलती है आम आदमी को? इन बातों के ऊपर जो है ये ना सोचना चाहते हैं और ना करना चाहते हैं। दूसरी बात जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्होंने अभी तक जो है वो तकरीबन 7.5 रुपए का इजाफा कर दिया है और अभी IMF के साथ जो है इनकी निगोशिएशंस बाकी है। ये पूरा बजट जो है ये 1 सेकंड में उड़ जाएगा अगर IMF के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा, IMF से इनकी सेटलमेंट नहीं है, तखल्लियाती किस्म का बजट दे रहे हैं। रेवेन्यू की जो बात की अगले उसमें अगर आप मौका देंगी तो मैं बताऊंगी रेवेन्यू के ऊपर जो है उनकी क्या सूरत हाल है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप आम आदमी का खून निचोड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ होने क्या वाला है, आपने करना क्या है। और ताबिश गौहर साहब 2 दिन पहले मैंने उनको सुना, खुद उन्होंने कहा कि जी हमें बढ़ाने पड़ेंगे अक्टूबर में बिजली के नर्ख जो है वो, हम इसको बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग जो है वो सिर्फ सर्कुलर डेट को कम करने के लिए हो रही है। ये पावर प्लांट्स चला ही नहीं रहे। इनको 34 मेगावाट जो है इनके पास कैपेसिटी मौजूद है। 24,000 हमारी जो है वो सिर्फ हमारी डिमांड है, 16,000 ये बना रहे हैं। तो इसके बाद बंदा इनके साथ क्या कहे इनको, और इनके साथ जो है वो सिर्फ इस मुल्क की जिसके साथ जो है कौम के साथ इजहार हमदर्दी किया जा सकता है और खुदा ताला से दुआई की जा सकती है कि इस जैसी हुकूमत जो है उससे जल्द अज जल्द छुटकारा दिलवा दे, वरना पता नहीं ये घबराएंगे नहीं लेकिन हम सब पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। मैं चाहूंगी कि हम अली से भी इसका एक रिव्यू लें, जो सवालात आज़मा बुखारी साहब ने उठाए हैं कि आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जवाब देना बनता है गवर्नमेंट का। लेकिन ऑन साहब आप यू मोस्ट वेलकम टू कॉमेंट। फिर आपसे आपके बजट पे भी बहुत सारे सवालात हैं। मैं सिर्फ इस पे मुस्कुरा सकता हूँ। मतलब अगर ये पूछ रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो वैसे बढ़ाई जा सकती है कि 10% आज तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा दी गई है। मिनिमम वेजेस जो 17,500 पे पिछले 3 साल से हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त बढ़ाई थी, 14,000 से 17,500, आज वो 20,000 पे कर दी। इस तरह परचेजिंग पावर बढ़ाई जाती है। आपका जो 64% आपकी रूरल एरिया में जो आपकी इकॉनमी है, जहाँ पे लोगों एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे बिस्ती है, वहाँ पे 2.8% की ग्रोथ आई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा है कि जिम्मेदार अपने पाँव पे खड़ा, आपने उसकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी है। आपने टोटल जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं 13% से 7% में लाए, जिसकी वजह से 470 अरब की लोगों को बचत हुई है। लोन्स की इंटरेस्ट की पेमेंट कम करने की वजह से, उस वजह से लोगों में हिम्मत आई है। वो पूछ रही चीनी क्यों महंगी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी हुकूमत में 180 से जब 300 रुपये गन्ना जाएगा तो ला मोहल्ला गन्ने की कीमत की वजह से चीनी की कीमत बढ़ेगी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट में आके 1450 रुपये जब गंदम का रेट बढ़ाया और उसको 1800 रुपये कर दिया और सिंध में 2000 कर दिया। जब गंदम महंगी होती है तो बीबी आटा भी महंगा होता है। और बिजली की बात सिर्फ याद दहानी के लिए करा दूं कि IPPs के साथ मुआहदे हमने नहीं किए थे, आपने किए थे। कि पाकिस्तान जिसको सिर्फ 24,000 मेगावाट बिजली चाहिए, आपने 50,000 मेगावाट के उनके साथ मुआहदे कर दिए टेक और पे की बेस के ऊपर कि चाहे तुम्हें बिजली चाहिए या नहीं चाहिए। बिजली वाला है, इसमें जरा ये भी ऐड कर लें कि ये तो फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि पाकिस्तान लेवरेजेस US मिलिट्री कोऑपरेशन टू विन IMF कंसेशंस। ये तो एक प्रेशर, एक तलवार तो लटक रही है। जो हाल को फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात की तरदीद की है। फरीबी भी कल शाम को फाइनेंस मिनिस्टर ने तरदीद की है कि जो मेरा एक हफ्ते पहले बिल्कुल तरदीद की है, मगर उन्होंने खुद में सिर्फ एक सवाल उन्होंने पूछा था। उन्होंने एक पॉइंट की तरदीद की है, मगर ये उन्होंने खुद कहा है कि हम पे प्रेशर है, ये एग्रीड कि प्रेशर है। ये भी उन्होंने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन हुकूमत ने एक पोजीशन ली है और हुकूमत इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेगी। द क्वेश्चन इज कब तक नहीं पीछे हटेगी? कैन यू सस्टेन दिस प्रेशर? देखिए, आप आज इसको हम आज इसको अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने पोजीशन ले ली है। हमने अड्डे देने से इनकार कर दिया है। हमने वो एक अलग मामला है, वो एक अलग मामला है। ये हमने कर्जा लिया हुआ है। यहाँ से IMF का प्रेशर इज नॉट इक्विवेलेंट टू अमेरिकन गवर्नमेंट प्रेशर। देखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अब इस वक्त इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप नॉर्मली अगर किसी किस्म के फर्दर मुआहदे अमेरिका या IMF के साथ ना भी करें, आपको इश्यूज नहीं आने लगे। 23 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स के साथ अब आपकी इकोनॉमी को कोई भी ऐसा ट्रबल नहीं आएगा। अगर मैं इस साल की 4% के बाद, मैं तो वैसे हैरान हूँ। मैं वैसे ना, मुझे प्राइम मिनिस्टर को आज सलूट करने को दिल पेश कर रहा है कि जब 4.8% की ग्रोथ अगले साल की प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। आपने अपना टारगेट इतना हाई सेट कर दिया है और
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह पिछले साल 4 किया है, इस साल भी 4.8 ग्रोथ के साथ दुनिया आपके ऊपर एतबार करने जा रही है। आपने पहली दफा यूरो बॉन्ड लॉन्च किया है, $2.5 अरब की, उसके ऊपर यूरो बॉन्ड आ गया है। आपने पहली दफा जाके वो सकूक बॉन्ड लॉन्च किया, उस पर ग्रीन बॉन्ड, यानी कि जिसके पीछे कोई सॉवरेन गारंटी कोई नहीं, गवर्नमेंट कहती है मैं गारंटी पेपर साइन नहीं करूंगी। वापडा को अगलों ने $500 मिलियन का बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया, $2.5 अरब के सब्सक्राइबर्स आ गए कि हमें दे दो, हम 7.5% इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जब आपके इतने जबरदस्त इंडिकेशंस आ रहे हो तो यू नीड टू वरी अबाउट कि IMF का $1 अरब और फालतू देता है या नहीं देता, या आपने उनको IMF के बदले में अमेरिका के साथ क्या सेटलमेंट करनी है। आज तो कम से कम अप्रिशिएट करें कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक स्टैंड लेके खड़ा है और एक बड़ा लॉजिकल, वैल्यू, एथिकल स्टैंड है कि जी मेरे साथ अगर बात कर रही है तो इक्वल लेवल और डिग्निटी पे बात करें, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि जी कैसे सेटलमेंट करनी है और हमें असिस्टेंस कितनी चाहिए। ये तो उसको अगर इजाजत है हम एक ब्रेक पे जाना है। अली, अगर आप हमें ग्राउंड रियलिटीज बता दें। उस्मा बुखारी साहब कह रही हैं कि इनको जाना चाहिए, ऑन साहब कह रहे हैं कि सलूट करना चाहिए आज प्राइम मिनिस्टर को। ग्राउंड रियलिटीज क्या नजर आ रही हैं आपको? ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि दे विल हैव टू लर्न टू लिव टुगेदर। अभी अज़मा बुखारी साहिबा की मैं बात सुन रहा था, शी इज़ सच एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। और अब्बास साहब हैं, इतने सीनियर रहनुमा हैं PTI के। आई थिंक कि दे विल हैव टू वर्क टुगेदर। देखें, बात ये है, लिविंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, अमेरिका की अब ये बात कर रहे हैं, अमेरिका में बहुत सारे बाय पार्टिसन ग्रुप्स हैं, मल्टी पार्टिसन ग्रुप्स हैं। अज़मा बुखारी साहिबा ने खुद वुमेन कॉकस के साथ मिलकर ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सारे कवानीन पास करवाएं। ठीक है, आई हैव ऑल द सिंपथीज़ विद हर। कल इन्होंने एक रेसलिंग मैच परसों देखा TV के ऊपर, एंड शी हैड टू क्वाइटली वॉच इट विदाउट बीइंग पार्टी टू इट। लेकिन मेन एम ये है कि वी कैन नॉट गो इन फॉर रेसलिंग मैचेस। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें वर्क टुगेदर करना है। वो लोग जो डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर कंटेम्पलेटिंग। मैं अभी बता रहा हूँ, कोई बात यहाँ नहीं हुई अली, यहाँ तो बड़ी, यहाँ तो एक बड़ी नहीं, ये तो बहुत पीसफुल, ये बहुत पीसफुल लोग हैं। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, ये बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़े रिफाइंड लोग हैं। इसीलिए मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वर्किंग ग्रुप्स बनाएं। यू हैव टू डेवलप ए वर्किंग रिलेशनशिप। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे तो जो लोग कंटेम्पलेट कर रहे हैं, दे विल, मैं ऑन अब्बास साहब आपको बड़ी क्लियरली कह रहा हूं, वो डिस्कोर्स करेंगे, दे विल चूज बिटवीन शहबाज एंड IK, और वो चीज आपको अच्छी नहीं गुजरेगी। दिस इज बेस्ट दैट यू वर्क टुगेदर, एंड इफ यू वर्क टुगेदर यू वर्क फॉर द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। देखिए, गरीब आदमी जो रोटी खाता है उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि लेकिन मेन क्वेश्चन अली, क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिफ्लेक्ट होगा आम आवाम को? अभी आपने सबकी स्टेटमेंट सुनी, महंगाई कम हो सकेगी या सिर्फ बाइंग पावर बढ़ानी है? देखिए, मैं अभी भी इंसिस्टेंट हूं, इनके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है फरिया, कोई और सोल्यूशन नहीं है। इनके पास रिसोर्सेज नहीं, इनको डॉलर सस्ता करना पड़ेगा। इसहाक डार को बुरा भला जितना कहना है कह लें। You've been consistent in saying that. अली, मुझे ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं, क्विक ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद सब लोग यहीं पर मौजूद है। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है। We will talk about it right after break. एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम तफसीलन बात कर रहे थे कि इकॉनमी आगे लेकर जाने के लिए आपस में मामलात बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अज़मा बुखारी साहबा, एक और सियासी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है आज, जिस वक्त राजा रियाज ने ये कहा है कि हमें इंसाफ मिल गया है। आपको कुछ पता चला है कि कौन सा इंसाफ मिला उनको? इंसाफ मिला है जी उनको। आज FIA ने जो है वो कोर्ट में लिख के रिटर्न जो है बयान कलमबंद कराया है FIA के अफसर ने कि जो जहांगीर तरीन और उनके बेटे की किसी भी केस में गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, और उन्होंने अपनी जो है वो पिटिशंस वापस ले ली, दोनों बाप बेटे ने। तो ये इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इनकी इसी हुकूमत की हैसियत इतनी है कि बजट पेश करने से पहले, बजट की पेश होने से पहले जहांगीर तरीन को NRO दे दिया गया। अब ज़रा मुझे 2-3 बातें ऑन भाई की जो है वो उस पर करनी है। ऑन भाई से एक मेरा मशवरा है कि अपने जो भी इनको पढ़ा के भेजते हैं ना, उनको कहा करें कि जो सामने बैठे होते हैं ना वो भी पढ़ लिख के आए होते हैं, तो बराए मेहरबानी अपना या तो अपना ये टेप रिकॉर्डर बदल लें, या कम से कम हकायक को इतना मस्क ना करें कि आपके ऊपर जो है वो हमें कोई तल्ख बात करनी पड़े। पहली तो बात यह है कि आप बिल्कुल सलूट करें इमरान खान साहब को, साथ में उनको ये कहें कि जो पूरी आवाम इस वक्त कमेंट्स देती फिर रही है ना, महंगाई की दुहाइयां दे रही है और रो रही है हुकूमत की जान को, इनके ऊपर FIR कटाएं, इनको जेलों में डालें। ये हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं।
ये खामखा कह रहे हैं देखिए ना इतनी तरक्की हो गई है, इतना वो जो है भाई ने बता दिया है कि वेजेस में भी इजाफा हो गया, फलाना भी हो गया, उसके बाद ये लोग पागल है, ये क्यों जो है हुकूमत की बदनामी कर रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा और हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मेरा प्यारा भाई जरा ये तो मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे कि जब बम्पर क्रॉप होती है, जब क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे दौरे हुकूमत में भी जब बम्पर क्रॉप हुई थी ना, जब 26 मैट्रिक टन हमारे पास गंदम थी तो हमें जो है वो 21 मैट्रिक टन की उस वक्त हमें ज़रूरत थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको संभालना कहाँ है, इसको करना कहाँ है, और सब्सिडी देकर जो है वो बाहर भिजवानी पड़ती थी। आपको याद होना चाहिए पिछले साल की भी बम्पर क्रॉप के बाद वो जो पहले गंदम बाहर भिजवाई, चीनी बाहर भिजवाई, फिर उनको दोबारा जो है मुल्क के अंदर मंगवाया और मंगवा कर जो है वो खूब लोगों के जो है वो पेट पाले गए। मेरे प्यारे भाई, बिजली पे आईपीपीस पे बात करने से पहले अपनी हुकूमत से पूछा करें कि जो आईपीपीस के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनवाई थी वो कहाँ है। और आपकी इतला के लिए ज़रा गुज़श्ता हफ्ते की स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जिसके अंदर स्टेट बैंक ने कहा कि LNG प्रोजेक्ट्स जो PMLN की हुकूमत ने लगाए थे, जिनसे बिजली बनाई जाती थी, उससे 233 अरब रुपए का जो है वो फायदा हुआ है इस हुकूमत को, और उसकी वजह से इनको फर्नेस ऑयल जो है वो भी कम मंगवाना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी जो इंपोर्ट है उसके अंदर 33% की कमी आई है। तो प्यारे भाई, ना तो हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ पर और ना आप हकाइक को मस कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो बता दें, मैंने आपसे पूछा था, आपको पता है कि आपके दौरे हुकूमत में कितने लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं? आप बता सकते हैं, या ये तकलीफ भी मैं ही करूं, ये बता सकते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? ये सिर्फ समझा दें, मुझे बता दें, इकोनॉमिक सर्वे में आप गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप उसके फिगर्स क्यों नहीं देते? आप नहीं देंगे तो क्या पता नहीं चलेगा, हमें नजर नहीं आएगा। और दूसरा, 50,000, एक मिनट आहिस्ता, आखिरी बात, 50,000 मेगावाट जो है ये आपको किसी ने गलत बढ़ाया है। 2-3 और भी टॉक शोज पे आपके लोग जो है एम्बैरस हो चुके हैं इसके ऊपर। कम से कम जाकर ऑफिशियल साइट से चेक कर लिया करें। पाकिस्तान की इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 34,000 मेगावाट की है। पता नहीं 50,000 इनको किसने पढ़ा दिया है, भाई आके बेचारे यहाँ बोल देते हैं तो फिर उसके बाद ज़रा मुझे फरिया, आपकी इजाजत से साहब आई एम श्योर कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अली आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फरिया, मैं एक इजाजत से आपकी मोहसिन शेखानी साहब काफ़ी देर से हमारे साथ हैं, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पे थोड़ा सा मौजू से हटूँगा। वो बात ये है कि बजट अभी पेश किया गया है, इसके जो चीदा या अहम नुकात हैं उनको मैंने मुताला किया है। इसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा जिक्र नहीं है, तो क्या मोहसिन शेखानी साहब कोई ऐसी तजावीज़ दी गई थी आपकी जानिब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर आबाद की जानिब से जिन पर कोई अमल हुआ हो? बहुत शुक्रिया फरिया, काफ़ी देर से हम लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे ख्याल से सारे प्रोग्राम इस टाइम पे ये पॉलिटिकल जो होते हैं इसी तरीके से चल रहे होते हैं। आज बजट के हवाले से हम लोग बैठे थे, तो बेसिकली बजट पे जो फिगर्स हैं उस पर हमें थोड़ा बात करना चाहिए ताकि आम लोगों को पता चले उससे क्या होगा, किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑलरेडी जो लास्ट पैकेज आया था प्राइम मिनिस्टर का और जितनी भी टीम थी वही कंटिन्यू है, उसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ आज उन्होंने जो सब्सिडाइज़ किया है एक आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो लोन की अमाउंट होती है जो 3% पे इंटरेस्ट रेट पे जो दे रहे हैं वही सब्सिडाइज 300 अरब रुपये उन्होंने तकरीबन रखे हुए। बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली हम कोई नई चीज़ मांग भी नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर से जो पैकेज है वही कंटिन्यू हो रहा है, उसी में हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो सिस्टम को और चीज़ों को बेहतर करना है, हमारे जो अप्रूवल्स या जो चीज़ें नहीं हो रही उसको, इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर मेजर होता है, पूरी दुनिया में बैकबोन की तरह होता है। इसके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज़ होती है, 70 इंडस्ट्रीज़ के साथ चलती है। अगर वो सेक्टर चलेगा तो आपकी 70 इंडस्ट्री चलेगी, जॉब क्रिएशन होगा और शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग ख़त्म होगी, कच्ची आबादियाँ ख़त्म होगी। कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी तवज्जो नहीं दी इस सेक्टर पे। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत तवज्जो दी है और हर हफ्ते वो हमसे मीटिंग करते हैं और हर हफ्ते एवरी वीक थर्सडे उनकी मीटिंग होती है और इन सब लोगों को बिठाने के बाद भी मतलब वो रिजल्ट्स नहीं आए। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने लास्ट कोविड में जो इम्प्रूव किया है वो 25% है। अभी 75% कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने परफॉर्म करना है, जिसके लिए पॉलिसीज चाहिए और चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। बजट में बजट क्या था, किस तरीके से था और उसको हम किस तरीके से आम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। बेसिकली जब पूरा डिज़ाइन बेहतर होगा तो इसका इफेक्ट आखिर में आम लोगों पर जाएगा। आ गया। आई थिंक ऑन साहब
ऑन साहब, आई होप आपने ये वाला पॉइंट भी सुन लिया है रिटेल से रिलेटेड, एंड वी हैव यू कैन सर्टनली कमेंट जो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है कि आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स प्लीज ठीक कर लें। मैं आधी चीज़ें तो उनकी सुन नहीं सका, लेकिन एक बात बताऊं, हम इस बात के ऊपर पूरा प्रोग्राम गुजार सकते हैं कि गंदम के साथ क्या हुआ है। एंड यकीन जाने मुझसे बेहतर कुछ समझ नहीं सकता। मैं खुद एक छोटा सा काश्तकार हूँ कि मेरी मुस्ताजरी के जो रेंटल वैल्यू है वो अगर 65,000 से 93,000 रुपये एकड़ आज बढ़ गई है, और उसका क्रेडिट मैं किसको दूँ? मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा खामोश इख्तियार कर लेता हूँ। लेकिन आज क्योंकि बजट की बात हो रही है, मैं आपको बजट की फिगर्स पर लाना चाहता हूँ, जिस पे शायद मेरी बहन जो है ना वो बात करना पसंद भी ना करे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आपका 650 अरब रुपये के, जो कि नॉर्मली कॉन्स्टेंटली पिछले 7 साल से फिक्स ही आ रहा है, वो 900 अरब आपका PSDP चला गया, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम 900 अरब रुपए पे चला गया। ये 35% इंक्रीज जो है, ये जो एक्सपेंस पैसा जाएगा मार्केट में, जो एक्सपेंस होगा जिससे सड़कें बनेंगी, जिससे लोगों की अपना पुलें बनेंगी, कंस्ट्रक्शन होगी, उससे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 27 अरब रुपए से 3400 अरब रुपए आपका प्रोविंशियल जो डिविजिबल पूल है वो 3400 अरब पे चला गया है। यानी कि मैं उस दिन अभी बैठ के फिगर देख रहा था।